दोस्तों, अगर आप इस्लामाबाद रहते हैं तो यकीनन आप जानते होंगे कि आई सेक्टर में वाक़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक वीरान जगह पर वाक़, खासकर सर्दियों की रात के वक्त ये जगह काफी वीरान होती थी। इस वक्त की ये बात है, उस वक्त यूनिवर्सिटी के सामने दरख्तों का काफी घना सिलसिला था। ये एक ऐसी ही सर्दियों की रात थी और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर उसी रोड से गुजर रहा था कि मुझे दूर से बाइक के पास एक शख्स खड़ा नजर आया जो मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। उसके साथ एक खूबसूरत औरत भी खड़ी थी। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने की वजह से मैं उनको ठीक से पहचान न सका, लेकिन जैसे ही मेरी बाइक उनके करीब पहुंची तो मैंने उनको पहचान लिया। ये हमारे मोहल्लेदार मिस्टर और मिसेज वसीम थे। इसकी खूबसूरत खातून थी। वो मोहल्लेदार होने की वजह से मेरी उनसे अच्छी खासी सलाम दुआ थी। चनाचा जैसे ही मैं उनके पास रुका, उन्होंने मुझे देखकर इत्मीनान की सांस ली और बोले, शुक्र है कि तुम मिल गए, वरना हम काफी देर से खड़े थे। यहाँ तो ट्रैफिक भी कम है और दूसरा एक आधा यहाँ से गुजरा भी, तो उसने रुकने की जहमत ही नहीं की। मैंने उनसे पूछा, अंकल मामला क्या है? तो वो बोले, मामला क्या होना यार, ब्रेक खराब हो गई है। और फिर कहने लगे, यार अगर तुम मोटरसाइकिल के बारे में कुछ जानते हो कुछ कर दो। मैं तो काफी मगज मारा पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। मोटरसाइकिल के बारे में मेरा भी लंबस जिसा था। फिर मैं भी बाइक से नीचे उतरा और उसे स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की पर कामयाब ना हो सका। तब मैंने अपनी हार मान ली और उनसे कहा, सॉरी सर जी, ये मेरे बस से बाहर है। आप ऐसा करें, मेरी बाइक ले जाएं, मैं आपकी बाइक ठीक करवा के ले आऊंगा। वसीम साहब ने रस्मी सा इनकार किया, लेकिन चूंकि उनके साथ उनकी बीवी भी थी और खूबसूरत बीवी के साथ यूं खवार होना कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मेरे असरार पर उन्होंने मेरी बाइक ले ली और स्टार्ट करके बीवी समेत बैठकर चले गए। लेकिन कुछ ही दूर गए होंगे, मेरी बाइक भी फटफट करके रुक गई। अंकल ने उसे स्टार्ट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बेसुध उसी असना में भी उनकी बाइक समेत धुआं पहुंच गया। वो वहां जाकर रुक गए और पूछने लगा कि क्या हुआ। तो वो थोड़ा झंझलाकर बोले, यार आज का दिन बड़ा मनहूस है, हर काम में उल्टा हो रहा है। देखो ना, तुम्हारी बाइक अच्छा खासा चल रही थी, फिर जैसे मेरे पास आई ये चलते चलते अचानक रुक गई और अब चलने का नाम नहीं ले रही। ये सुनकर मैंने उनसे अपनी बाइक ली और 3-4 किक्के मारी तो वो स्टार्ट हो गई और मैंने दोबारा बाइक उनके हवाले करते हुए कहा, प्लीज आप लोग जाओ। वो जल्दी से बाइक पर बैठे और रवाना हो गए, लेकिन अभी थोड़ी ही देर रुक गए होंगे कि बाइक फिर रुक गई। वसीम साहब ने दोबारा किक्के मारना शुरू की और वो स्टार्ट न हुई। इतनी देर में फिर उनके बाइक लिए वहां पहुंच गया तो देखा कि वसीम साहब दोनों हाथों अपनी कमर पर रखे बड़े गुस्से से मेरी बाइक की तरफ देख रहे थे और उनकी खूबसूरत बीवी खामोश खड़ी तमाशा देख रही थी और साथ साथ मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा भी रहे थे। जैसे मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देखा और बोले, यार आज वाकई बड़ा मनहूस दिन है। देखो ना, तुम किक मारते हो तो ये स्टार्ट हो जाता है और मेरी किकों से भी इसको कुछ फर्क नहीं होता। ये सुनकर मैंने एक दफा फिर उनसे बाइक लिया और 2-3 किकों से ही स्टार्ट कर लिया और दोबारा उनसे कहा कि बैठें प्लीज। इससे पहले कि वो बाइक पर बैठते, उनकी बीवी फौरन बोली, जी नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, मतलब आप प्लीज मुझे घर तक छोड़ाओ। इससे कबल कि मैं कुछ कहता, वसीम साहब फौरन बोले, ठीक है, मतलब आप ही ना ये ले जाओ और घर छोड़ाओ, और वैसे भी मुझे आपसे बाइक नहीं चल रहा, मेरा बाइक मेरे हवाले कर दें, मैं उसे ठीक करवा के घर ले आऊंगा। मैंने थोड़ी ही मिचर की और ना मानने और फिर उन पर पुरजोर इसरार पर मैं अपनी बाइक पर बैठ गया। उसके साथ ही मेरे पीछे नादिया बैठ गई। इससे कबल के कहानी आगे चले, मैं आपसे नादिया जी का तारफ करवाता चलूं। नादिया जी एक 35-36 साल की खूबसूरत दराज कद और खूबसूरत फिगर की कश्मीरी औरत थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके बदन के सबसे दिलकश और खास बात नादिया जी की कमर थी, पतली और खूबसूरत। जिसने भी नादिया जी की कमर देखी वो राह पकड़कर बैठ गया। हुए खास वो ऐसे मटक मटक कर चलती कि ना पूछो यार। हमारी मोहल्ले के तकरीबन सारे ही लोग उनकी दिलकश खूबसूरत कमर के आशिक थे और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि आज ये खतून मेरी पुरानी पटपटी पर मेरे पीछे बैठी थी। इसकी खूबसूरत खतून का नाम नादिया ही था, मगर उनका मियाँ चूंकि उनको नादिया जी कहता था, इसलिए सारा मोहल्ला उनको नादिया जी के नाम से याद करता था। जब मैं ओपन यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आगे गया तो अचानक मुझे पीछे से नादिया जी की आवाज सुनाई दी, एक मिनट रुको प्लीज। मैंने फौरन ब्रेक लगा दी और खूबसूरत खतून से पूछा, खैरियत तो है?
वो थोड़ा शर्मा कर और झिझक कर बोली, वो बड़े जोर का सुसु आया है, मैं तो बड़ी देर से रोका हुआ है, अब ये काम बर्दाश्त से बाहर हो गया, तुम रुको मैं बस अभी आई। उन्होंने ये कहा जल्दी से यूनिवर्सिटी के सामने अंधेरे में घने दरख्तों की तरफ गायब हो गई। मैं बाइक पर ही बैठा नादिया जी का इंतजार करने लगा। अब मुश्किल एक आधा मिनट ही गुजरा होगा कि मुझे नादिया जी की चीख सुनाई दी, उई उई माँ, सांप सांप, मलक जल्दी आओ, मुझे सांप ने काट लिया। ये सुनकर मेरी तो हवास ही गुम हो गए और मैं भागता हुआ दरख्तों की तरफ चला गया। अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई ना दिया, चुनाचा मैं जल्दी वापस आ गया और हेडलाइट फुल पे करके बाइक जाए आशा की तरफ ले गया। जैसे ही मेरा बाइक नादिया जी के करीब पहुंचा तो मैंने हेडलाइट की रोशनी में देखा कि नादिया जी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और नादिया जी बड़े खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे देखकर नादिया जी ने अपनी पीठ की तरफ इशारा किया और बोली, मलक मुझे यहाँ पर सांप ने काटा, और मैं फौरन उनके पीठ पर देखने लगा। तो अपना मुंह दूसरी तरफ करके पूरी खूबसूरत पुष्ट मेरी तरफ करके खड़ी थी। लो जी, मेरी तो ईद हो गई। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी जबरदस्त खूबसूरत नरम और गोरी पुष्ट थी जिसमें अच्छी तरह जायजा ले रहा था। मैं नादिया जी की पुष्ट को देखकर पागल हो जा रहा था और बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर रहा था। अच्छी तरह जायजा लेने के बाद क्या देखता हूँ कि एक बड़ा सा चूंटा चिपका हुआ था जिसकी वजह से उनकी पुष्ट का वो हिस्सा खासा सुरख हो चुका था। जैसे ही मेरी नजर उस बड़े से चूंटे पर पड़ी, मैंने शुक्र का सांस लिया और नादिया जी से बोला कि आपको सांप ने नहीं बल्कि एक बड़े से चूंटे ने काटा है, मुझे बड़ी शदीद जलन हो रही है। नादिया जी ने कहा। मैंने जगह को दोबारा देखा जहाँ अभी तक चूंटा चिपका हुआ था। मैंने चूंटे की 2 उंगलियों की मदद से वहां से हटाया और मतरासा जगह पर थोड़ा मसाज किया, फिर उसकी पुष्ट को सहलाने लगा। उसके बाद मैंने मरा हुआ चूंटा उनको दिखाकर बोला, सांप सांप कोई नहीं था नादिया जी, बल्कि आपको एक बड़े से चूंटे ने काटा था। ये रहा वो चूंटा, और उनका चूंटा दिखा दिया। ऐसे देखकर नादिया जी थोड़ी सी नॉर्मल हो गई और बोली, जल्दी से यहाँ से निकलो मलक, के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर नादिया जी जल्दी से मेरे साथ बाइक पर बैठ गई और हम उनके घर की तरफ चल पड़े। मरा हुआ चूंटा देखकर वो काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी और फिर रास्ते पर मैं मुझसे सांप बिच्छू वगैरह की बातें करती रही, पर मेरा ध्यान कहीं और ही था। इस तरह बातों बातों में कब उनका घर आ गया पता ही नहीं चला। जैसे ही हम उनके घर पहुंचे तो मैंने नादिया जी को बाइक से उतारा और जाने की इजाजत दी, तो वो कहने लगी, बिना चाय के तुम कैसे जा सकते हो, इसलिए अपनी बाइक को लॉक करो और मेरे साथ घर चलो, और खुद घर का ताला खोलने लगी। मैं भी बाइक को लॉक किया और फिर उनके घर में दाखिल हो गया। वो मुझे साथ लेकर ड्राइंग रूम में वहाँ मुझे एक सोफे पर बिठाया और कहा, मैं उनसे पूछा कि नादिया जी घर के बाकी लोग कहाँ हैं। वो कहने लगे, सब लोग F6 में वसीम साहब के भतीजे की शादी पर गए हुए हैं और मजीद कुछ दिन वहीं रुकेंगे, और वसीम साहब भी सुबह से वहीं थे। फिर कहने लगी, तुम बैठो, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ, और किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। कोई 15-20 मिनट के बाद वो वापस आई। उनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी जिसमें 2 कप चाय के साथ 2-3 प्लेटें और भी थी जो बिस्कुट और दीगर लवाजमात से भरी हुई थी। ये देखकर मैंने कहा, नादिया जी आपने बड़ा तकल्लुफ कर दिया। तो वो बोली, अरे तकल्लुफ कैसा, इसी बहाने तुम कुछ देर बैठोगे तो सही। फिर उन्होंने पाई पर ट्रे रखी और मेरे सामने बैठ गई और हम चाय के साथ साथ दोबारा सांप और बिच्छू के काटने की बातों में मसरूफ हो गए। मैंने उनसे कहा, यकीन करें नादिया जी, आपको दिल से चीख ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। शुक्र है कि वहाँ सांप नहीं था, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। और मैंने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा कि नादिया जी आपकी उस चीख ने तो मेरे पूरे 2 किलो खून खुश कर दिया था। मेरी बात सुनकर नादिया जी थोड़ी सी गुस्सानी हो गई और बोली, आई एम सॉरी मलक जी, पर बाद में आपने मेरी चीख का पूरा फायदा भी उठाया और खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ मेरी जानब देखने लगी। ये सुनकर मैंने कदरे हैरानी से उनसे पूछा कि नादिया जी मैं कौन सा फायदा उठाया। तो उन्होंने तंजत ही जवाब दिया और कहने लगी, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर मलक, तुम अच्छी तरह जानते हो कि किस फायदे की बात कर रही हूँ। और तब अचानक मुझे याद आया, मैंने सांप का कांटा चेक करते वक्त काफी देर तक उसकी कमर को सहलाता रहा, और वो याद करके मैंने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की। और फिर उन्होंने अपनी इस हरकत की माफी मांग ली और बोला, इस बात के लिए वेरी वेरी सॉरी नादिया जी। मेरी माफी की बात सुनकर वो ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं और मुस्कुरा दी। जब नादिया जी ने इट्स ओके कहा तो ये सुनकर मेरे दिल में थोड़ी हलचल मची और दिल साहब ने हल्का सा सर उठाकर मुझसे कहा, खूबसूरत मैडम की बात समझ गई,
लेकिन मैं दिल की बताने से पहले ही कुछ कुछ समझ चुका था और बात की तह तक जाने से पहले कुछ बातों की वजाहत जरूरी थी। चुनाचा ये सोचकर मैंने अपने चेहरे पर थोड़ी तस्वीर शहर की और बोला, ये वसीम साहब अभी तक नहीं पहुंचे? तो वो बोली, असल में उन्होंने रात के घर आना है कि शादी के सिलसिले में काफी काम उनके जिम्मे थे। इसकी ये बात सुनकर मैं काफी हद तक मुतमिन हो गया। सो अब मैंने दाना फेंकने का इरादा कर लिया और बोला, नादिया जी अब आपको दर्द हो रहा है? वो फौरन मेरी बात को समझ गई और बोली, नहीं मलक जी, दर्द तो नहीं, अलबत्ता जलन बड़ी सख्त हो रही है। मैंने कहा, इस जगह कोई ट्यूब लगा ले। वो अपनी जगह से उठकर दूसरे कमरे से ट्यूब ले आई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। उनको देखकर मैं भी उठकर ऐन उनके सामने खड़ा हो गया और हम कुछ देर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। और कुछ देर बाद वो हल्की सी आवाज में बोली, हाँ तो तुम मलक क्या कह रहे थे? तो मैंने जवाब दिया कि मैं कह रहा था क्या वहाँ कोई ट्यूब लगा ले। तो वो ट्यूब मेरे हाथ में देकर बोली, लगा दो। मैंने जी कराकर ट्यूब पकड़ी और उनका मुतासरा जगह पर लगा दी। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। उसके बाद हम काफी देर बैठकर बातें करते रहे। वसीम साहब भी बाइक ठीक करवा कर घर पहुंच गए। वसीम साहब भी काफी खुले जहन के मालिक थे। काफी गपशप हुई और उनके साथ फिर एक चाय का दौर चला और मैं भी उनसे इजाजत लेकर घर आ गया।